Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are taking good care of your health. This video is about Computer Science Grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के एक्सटेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, बेसिकली इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि पेपर में कौन से चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, और बेसिकली कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई भी आपको कोई सजेशंस देनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और यू कैन जस्ट मेल मी ऑन cscircuit91@gmail.com. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. Question number 1 is simplify the Boolean function f using kernef map. एक एक्सप्रेशन है और उसको हमने जो है वो कर्नफ मैप के थ्रू सॉल्व करना है। थोड़ा सा हम कर्नफ मैप का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि के मैप क्या होता है। ठीक है, बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस कर्नफ इन 1953। ठीक है, और के मैप जो है वो ट्रुथ टेबल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड है जो बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें ट्रुथ टेबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रखा जाता है जहाँ एडजेसेंट सेल्स सिर्फ एक वेरिएबल में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और बेसिकली इससे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। अब जो इसका पर्पस है वो ये है कि बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेबल होता है जिसमें कि हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं। एडजेसेंट सेल्स का मतलब ये है कि सिर्फ एक वेरिएबल में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग हम करते हैं वंस या ज़ीरोज़ की। अब हम अपनी एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली ये जो है वो 3 वेरिएबल के मैप है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हैं ए, बी और सी। 3 वेरिएबल के मैप्स में 8 सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें कि हमारे पास 2 रोज़ होती हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। रोज़ जो है वो लेबल की जाती हैं कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल फॉर्म के साथ, यानी वेरिएबल ए, और जो हर एक कॉलम है उसको लेबल किया जाता है बी और सी वेरिएबल्स के साथ, उनकी जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली जो होती है सिंपल ए, और जो इसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है ए बार। ठीक है, अब जो हर एक सेल है उसमें इन टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि वेरिएबल्स ए, बी और सी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट रो में देखें ए बार, तो हम इसको कंपेयर करें कॉलम के साथ बी बार, और बॉटम में हमारे पास है सी बार। ए बार, बी बार और सी बार इस तरह से बनता है। देन ए बार, बी बार और सेकंड टर्म हमारे पास जो है सी। देन इस तरह से ए बार, जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें है बी और सी। देन हमारे पास है ए बार, बी और सी बार। इसी तरह से हम सेकंड जो हमारी रो है उसको भी सबके साथ उसका जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। अब इसको जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली सिंप्लीफाई करना, और हम सबसे पहले जो तमाम जो टर्म्स होती हैं उनको 3 वेरिएबल, जो हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप है उसमें प्लॉट करते हैं। अब इस फंक्शन में बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 6 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जो 6 टर्म्स होती हैं हमारे पास, इनकी जगह हमारा जो 3 वेरिएबल के मैप है उसमें हम 1 पुट करते हैं। जैसे कि ए बार, बी बार और सी है फर्स्ट रो में हमारे पास, तो इसमें हम क्या पुट कर लेंगे, ये जो फर्स्ट हमारा सेल है ए बार, बी बार और सी, इसमें हम 1 पुट कर लेंगे। देन हमारे पास है ए बार, बी और सी बार। ठीक है, तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। जैसे ए बार, बी और सी बार, जैसे हमारे पास ये लास्ट जो हमारा सेल है फर्स्ट रो में, इसमें 1 पुट कर दिया। फिर है हमारे पास ए, बी बार और सी बार। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड रो है उसका जो फर्स्ट सेल है उसमें हमने इस 1 को पुट कर दिया। देन हमारे पास है ए, बी बार और सी, सेकंड रो, सेकंड सेल। ठीक है, देन है ए, बी, सी, सेकंड रो, थर्ड सेल। अब जो हमारे पास एडजेसेंट सेल्स हैं उसमें हम 1 को पुट करने के बाद इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रुप होता है ग्रुप्स को बनाने के बेसिकली रूल्स हैं। ग्रुप्स जो हैं वो सिर्फ या तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बन सकते हैं या फिर वर्टिकल ग्रुप्स बन सकते हैं। हम ग्रुप्स को कभी भी जो है वो हम ग्रुप्स को जो है कभी भी डायगोनल में नहीं बना सकते। ठीक है, और ग्रुप में हमेशा 1 ही होते हैं। ग्रुप जो है वो ओवरलैप भी नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर जो है वो बेसिकली
हर एक जो ग्रुप है उसमें 1 ही होना चाहिए, यानी कि कोई और नहीं हो सकता एलिमेंट। और जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बाद हम जो नॉर्मल फॉर्म में भी हों उन ग्रुप में से और जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी होते हैं, हम उनको एलिमिनेट करने के बाद एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन होता है हम उसको लिखते हैं। और जो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें बेसिकली जो टर्म नॉर्मल फॉर्म में भी होती है और जो टर्म कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी होती है, उसको हम एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन बचता है वो हम उसको लिखते हैं, जो कि हमारे पास है F इक्वल्स टू सी बार प्लस ए सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ write a Python program to compute the area of circle and rectangle by using function। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो इम्पोर्ट मैथ करना है। ठीक है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो मैथ बेसिकली एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें पाई और स्क्वायर रूट जैसे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। इस प्रोग्राम में हमने मैथ डॉट पाई को यूज़ करना है, करेंगे बेसिकली तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का वाला जो फंक्शन है बेसिकली वो है डिफ एरिया ऑफ सर्कल इनटू रेडियस और रिटर्न मैथ डॉट पाई। अच्छा, बेसिकली ये एक फंक्शन है जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है। ठीक है, रेडियस बेसिकली फंक्शन, इस फंक्शन का इनपुट है। पैरामीटर बेसिकली जो रेडियस का मतलब है सर्कल का आधा डायामीटर। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करते हुए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न का मतलब है आउटपुट देना। इस फंक्शन का आउटपुट होगा बेसिकली सर्कल का एरिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने वाला फंक्शन कौन सा है? डिफाइन एरिया, डिफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ कोमा विड्थ, रिटर्न लेंथ स्टेरिक विड्थ। ये फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करता है। लेंथ और विड्थ इस फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की लंबाई और ऑब्वियसली विड्थ उसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इनटू विड्थ। रिटर्न का मतलब है कि आउटपुट देना, यानी कि इस फंक्शन का आउटपुट बेसिकली हो रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, अब जो हमारा मेन प्रोग्राम है, डेफ मेन देन print choose an option to calculate the area, print a one circle and print two rectangle। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, मेन बेसिकली एक फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है और डिसाइड करता है कि सर्कल का ये जो एरिया कैलकुलेट करने का है या रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। क्योंकि हम बेसिकली चॉइस दे रहे हैं, चॉइस हमारे पास है कि इंटर योर चॉइस, यानी कि अगर यूज़र जो है वो 1 इंटर करेगा तो सर्कल, और अगर 2 इंटर करेगा तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड होगा। ठीक है, प्रिंट का यूज़ होता है बेसिकली स्क्रीन पर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करने के लिए, और इनपुट का यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास बेसिकली अगर यूज़र ने जो है वो चॉइस इंटर की 1, तो दैट मीन्स कि रेडियस इक्वल्स टू फ्लॉट इनपुट इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, और सर्कल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल रेडियस प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज स्पेसिफिक, हमारे पास सर्कल का एरिया आ जाएगा। अगर जो यूज़र का इनपुट 1 है तो यूज़र ने बेसिकली क्या सिलेक्ट किया है? सर्कल, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यूज़र से जो है वो रेडियस इनपुट लिया जाता है, और फ्लॉट का मतलब बेसिकली ये है कि डेसिमल नंबर लेना, यानी कि पॉइंट्स में जो नंबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब जो एरिया ऑफ सर्कल है, फंक्शन को कॉल करके सर्कल का एरिया कैलकुलेट होता है। ठीक है, प्रिंट एफ का यूज़ जो है वो फॉर्मेटेड आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है, और सर्कल एरिया पॉइंट टू एफ का मतलब है कि एरिया को सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने जो है वो राउंड करवाना है। ठीक है, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2। अगर यूज़र का इनपुट 2 है तो यूज़र ने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है, जो कि हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। अगर यूज़र 1 इंटर करेगा तो सर्कल, और अगर यूज़र 2 इंटर करेगा तो रेक्टेंगल, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यूज़र से लेंथ और विड्थ इनपुट्स लिए जाते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स के लिए प्लॉट का यूज़ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ कोमा विड्थ फंक्शन कॉल करके रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होता है। ठीक है, और जो प्रिंट एफ है बेसिकली ये फॉर्मेटेड आउटपुट देता है जो एरिया को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और जो है वो एक एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब एल्स का क्या मतलब है? एल्स बेसिकली इनवैलिड इनपुट को हैंडल करना,
कि अगर हमारे पास चॉइस यूज़र 1 भी एंटर नहीं करता, 2 भी एंटर नहीं करता, सपोज़ करते हैं कि यूज़र जो है वो कोई डॉलर साइन या कोई स्पेशल सिंबल, कोई हैशटैग, कोई भी और एबीसी कुछ भी एंटर कर देता है, तो बेसिकली इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? क्या वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी शो नहीं होगा, क्या आना चाहिए? तो बेसिकली एल्स के केस में जो है वो हमारे पास आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ एंटर 1 और 2। यानी कि अगर यूज़र ने कोई स्पेशल सिंबल एंटर किया तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि ये आपने इनवैलिड चॉइस जो है वो एंटर कर दी है, की है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है, 1 या 2 एंटर करें। अगर तो वो 1 एंटर करता है या 2 एंटर करता है, देन जो है वो उसको उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। Alright, what are data collection methods? Contrast any two data collection methods with respect to strength, weakness, reliability and validity. अच्छा, डेटा कलेक्शन मेथड्स जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो है सर्वेज और इंटरव्यूज़। डेटा कलेक्शन मेथड्स बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई डेटा जो है वो किसी सर्वे के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू हम जो है वो इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ पीपल से जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो हमारा पहला मेथड है सर्वे उसको डिस्कस किया। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि यानी सर्वे के थ्रू आप जो है वो जल्दी से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से डेटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है बेसिकली, यानी पैसे और रिसोर्सेज कम लगते हैं, ठीक है। और इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि लाइक सर्वेज में जो है वो डेप्थ की कमी होती है, क्योंकि फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं और लोग अपने वर्ड्स में जवाब नहीं दे सकते। तो बेसिकली लो रिस्पॉन्स रेट भी होती है, सब लोग सर्वे फिल नहीं करते। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो सर्वे रिलायबल होते हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस हर किसी के लिए जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। ये रिपीटेबल हैं, यानी बार बार सेम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देन अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो सर्वेज में कॉन्टेक्स्ट मिस हो सकता है, लोग कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते, ऑनेस्ट जो है रिस्पॉन्सेज वेरीफाई करना मुश्किल होता है। इंटरव्यूज़ की अगर बात की जाए तो इंटरव्यूज़ की स्ट्रेंथ ये है कि इंटरव्यूज़ से डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिलती है जो सर्वेज में नहीं होती। इंटरव्यूअर क्लैरिफिकेशन मंगवा सकता है और अगर किसी आंसर में कन्फ्यूजन हो, ठीक है। इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि इंटरव्यूज़ बहुत टाइम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एक एक इंसान को सेपरेटली इंटरव्यू करना पड़ता है, ठीक है। और बेसिकली कॉस्टली होते हैं और इनमें जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो रिलायबिलिटी इंटरव्यूअर की स्किल पर डिपेंड करती है। अगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो कंसिस्टेंसी कम हो सकती है। हर इंटरव्यूअर बेसिकली अलग तरीके से काम करेगा जो रिज़ल्ट वेरी करवा सकता है, ठीक है। और अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो इंटरव्यूज़ जो है वो ज़्यादा वैलिड हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स को कैप्चर करते हैं। लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं ऑब्वियसली, इसलिए आंसर्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। Next question is what is encryption? Compare symmetric and asymmetric encryption with respect to efficiency, security, key length and large data handling. Alright, सबसे पहले हम देखते हैं कि encryption क्या है। Encryption का मतलब बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ताकि जो सेंसिटिव डेटा है वो अनऑथराइज लोगों तक ना पहुँचे। अनऑथराइज मीन इलीगल, जो हैकर या क्रैकर हम कह सकते हैं, ठीक है। ये डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाता है जब वो ट्रांसमिट या स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, की लेंथ एंड लार्ज डेटा हैंडलिंग। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की अगर बात करी जाए तो ये फास्ट होता है क्योंकि एल्गोरिदम सिंपल होते हैं, और लेस सिक्योर बेसिकली होता है क्योंकि सेम की दोनों तरफ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए यूज़ होती है। शॉर्ट कीज़ लगती हैं जैसे कि 128 टू 256 बिट्स, और बेसिकली जो है वो सूटेबल है लार्ज डेटा इंक्रिप्शन करने के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। ऑलराइट, और अगर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात की जाए तो बेसिकली स्लो होता है क्योंकि कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूज़ करता है। ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट कीज़ अलग होती हैं। लॉन्ग कीज़ लगती हैं इसमें 2048 टू 4096 बिट्स फॉर सिक्योरिटी, ओके। और बेसिकली सिर्फ छोटी चीज़ें यानी कि कीज़ इनक्रिप्ट करने के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। और तो बेसिकली हमने इसमें ये देखा कि जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो फास्ट है, ठीक है, और लार्ज डेटा के लिए परफेक्ट है।
लेकिन अगर की किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। जबकि जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है वो स्लो है लेकिन ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट की जो है वो की पेयर यूज़ करता है, ज़्यादातर स्मॉल डेटा के लिए यूज़ होता है और लार्ज डेटा के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ऑलराइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट के थ्रू हमने इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट बेसिकली जो एडजेसेंट एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं, ठीक है, और अगर वो गलत ऑर्डर में हों तो उन्हें स्वैप कर देते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि जो पूरी लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में ना हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देखते हैं पास वन को। ठीक है, पास वन में जो सबसे बड़ा नंबर अब है वो लास्ट में पहुंचता है, और बेसिकली जो हमारे पास लिस्ट है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 37। तो 37 जो है वो हमारे पास लास्ट में चला जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पास टू को। बेसिकली ये पासेस काम करते हैं कंपैरिजन के थ्रू। हम कंपेयर करते हैं 10, जैसे पास वन में है सबसे पहले हमने कंपेयर किया 10 और 9 को, इसको स्वैप किया। देन हमने कंपेयर किया 10 और 27 को, इसको इसमें जो स्वैपिंग है वो नहीं होगी। 26 और 4 को किया, इसको कंपेयर किया, स्वैप किया। देन हमने 26 और 1 को कंपेयर किया, इसको भी स्वैप किया। 26 और 8 को कंपेयर किया, स्वैप किया। 26 और 37 को कंपेयर किया, इसमें स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, और बेसिक क्योंकि 26 ऑलरेडी लेस है 37 से, हमने 37 को लास्ट पे लेके जाना है। 37 और 5 को हम कंपेयर करेंगे और इसको स्वैप करेंगे, क्योंकि 5 पे लेस है, इसको हमने जो है वो लास्ट पे लेके जाना है 37। फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर अपनी पोजीशन में पहुंचने के बाद पास टू में हमने सेकंड लार्जेस्ट नंबर को अपनी पोजीशन में पहुंचाना है। ठीक है, जो कि है हमारे पास 26। देन पास थ्री की अगर बात की जाए तो पास थ्री में जो हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट नंबर है उसको अपनी पोजीशन पे पहुंचाना है, और जो थर्ड लार्जेस्ट नंबर है वो बेसिकली है हमारे पास 10। ठीक है, पास फोर में हमने जो है वो पहुंचाना है फोर्थ लार्जेस्ट नंबर को, जो कि है 9। इसमें भी बेसिकली हम सबसे पहले 4 और 1 को कंपेयर किया, उसको स्वैप किया। देन 4 और 8 को कंपेयर किया, उसमें स्वैप नहीं होगा। 8 और 9 को कंपेयर किया, उसमें स्वैप नहीं होगा। और 9 और 5 को कंपेयर किया, उसमें स्वैप होगा, उसको स्वैप करेंगे बेसिकली। देन पास फाइव की अगर बात की जाए तो पास फाइव में जो है वो 1 और 4 को कंपेयर किया, स्वैप नहीं होगा, इसमें नो स्वैपिंग। 4 और 8 को कंपेयर किया, नो स्वैप। 8 और 5 को कंपेयर किया, स्वैप किया। ठीक है, और बेसिकली जो हमारे पास लिस्ट आएगी वो है 1, 4, 5, 8, 9, 10, 26 और 37। पास सिक्स में हम कंपेयर करेंगे 1 और 4 को, हमें स्वैप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है। देन हम कंपेयर करेंगे 4 और 5 को, इसमें भी स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये भी सॉर्टेड है। तो हमारी जो फाइनल सॉर्टेड लिस्ट है वो है 1, 4, 5, 8, 9, 10, 26 एंड 37। बेसिकली जो बबल सार्ट का प्रोसेस है वो सिंपल है। हर पास में लार्जेस्ट नंबर को करेक्ट पोजीशन पे लेके जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि सारे जो डेटा है वो सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट इवन इन ऑड नंबर्स इन अ लिस्ट बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ऑलराइट, सिंपल बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, पाइथन में जो कि हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसमें से जो है वो हमने देखने हैं कि इसमें इवन नंबर्स कितने हैं और इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं। ठीक है, ये लिस्ट हम एक बना देते हैं जिसमें हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास बेसिकली जो इनिशियल जो दो वेरिएबल्स हैं इवन काउंट और ऑड काउंट के नाम से, ये इनिशियलाइज़ किए गए हैं। ठीक है, दोनों को हम जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये काउंटर्स इवन जो दो से डिवाइड होता है नंबर, और जो ऑड नंबर हमारे पास जो दो से डिवाइड ना हो उनको काउंट करेगा। ठीक है, अब जो वाइल लूप का सेटअप है उसको हम देखते हैं। वाइल लूप में बेसिकली जो इंडेक्स है हमारे पास इट इज़ लेस देन लेन नंबर्स। यहाँ हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लिस्ट के हर एलिमेंट को चेक करेंगे। ये लूप तब तक चलेगा जब तक इंडेक्स लिस्ट के साइज़ से छोटा है। ठीक है, लेन नंबर्स की बेसिकली लिस्ट जो बेसिकली टोटल लिस्ट की जो टोटल लेंथ है वो है। ठीक है, एलियन से उसको जो है वो शो किया गया है, और ये आउट आइटम्स को जो है वो काउंट करके रिटर्न करता है। अब हम चेक करेंगे कि इवन और ऑड उनको।
अब हम हर नंबर को चेक करते हैं। अगर जो नंबर बेसिकली जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास नंबर होगा इवन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो है वो नंबर आ जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। अगर नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली वो ऑड ही होगा, तो ये एल्स का जो पार्ट है एग्जीक्यूट होता है। हम ऑड नंबर को बेसिकली जो है वो इसमें इंक्रीमेंट हम क्यों कर रहे हैं कि हम ऑड काउंट को 1 से बढ़ाते हैं, यानी कि ये काउंटर जो है वो ऑड नंबर्स को ट्रैक करेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लाइन इज इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1। हम हर आइट्रेशन के बाद इंडेक्स को 1 से इंक्रीज़ करते हैं। ये स्टेप लिस्ट के अगले एलिमेंट पर मूव करने के लिए है, ठीक है। प्रिंटिंग रिजल्ट्स की जो बात है, डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स, इसमें हमारे पास प्रिंट इवन नंबर्स काउंट, इवन काउंट, प्रिंट ऑड नंबर्स काउंट, आउट काउंट। जब लूप ख़त्म हो जाती है तो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स चेक हो जाते हैं, तब हम फाइनल काउंट प्रिंट करते हैं, यानी कि पहले इवन नंबर्स के काउंट और फिर ऑड नंबर्स के काउंट। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि प्रोग्राम पहले एक लिस्ट बनाता है और उसमें नंबर्स रखता है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। फिर जो है वो वाइल लूप के ज़रिए हर नंबर को चेक करता है। हाँ, अगर जो नंबर है वो इवन होता है तो इवन काउंट को बढ़ाता है, ठीक है, और अगर जो नंबर है वो ऑड है तो ऑड काउंट को बढ़ाता है। और लास्ट में जो प्रोग्राम है वो दोनों काउंट्स को प्रिंट कर देता है, ठीक है। Alright, so next question is what is blockchain technology? Explain any two technologies that enable blockchain. Alright, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है कि उससे चेंज या हैक करना मुश्किल हो, ठीक है। इसमें डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और ये ब्लॉक्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में लिंक्ड होते हैं, यानी चेंज होते हैं, ठीक है। इसे इसलिए बेसिकली ब्लॉकचेन कहा जाता है और ये एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीका है बेसिकली जो है वो ट्रांजैक्शंस को, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। और ब्लॉकचेन को जो है वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो जाना जाता है। दो जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास ब्लॉकचेन को इनेबल करने के लिए वो हैं क्रिप्टोग्राफी और नंबर 2 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये ब्लॉकचेन के डेटा को सिक्योर करती है, ठीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ अथराइज यूज़र ही डेटा को एक्सेस या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अनअथराइज जो यूज़र हैं वो उसको एक्सेस ना कर सकें, यानी कि हैकर्स, ठीक है। अब जो DLT है ये टेक्नोलॉजी डेटा को कई कंप्यूटर्स पर स्टोर करने की फैसिलिटी देती है जो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई सिंगल एंटिटी डेटा को कंट्रोल नहीं करती और ये सिक्योरिटी और ट्रस्ट को बेसिकली इंक्रीज करती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शंस को सेफली और ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड करता है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स? Explain any four sources of reliable information. Reliable information sources बेसिकली वो sources होते हैं जिनसे हमें जो है वो अथेंटिक, एक्यूरेट और एक वेरीफाइड जो है वो हमें डेटा मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली जो है वो इनको एक्सपर्ट्स ने जो है वो डिज़ाइन किया होता है। वो सोर्सेज होते हैं जिन पे क्रेडिबल, वेल इस्टेब्लिश्ड बेसिकली कोई अथेंटिक हमारे पास जो है वो डेटा मौजूद होता है। रिलायबल सोर्सेज को यूज़ करने से बेसिकली आप मेक श्योर करते हैं कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है, ठीक है, और आप बेसिकली किसी को गुमराह नहीं कर रहे। अब जो फोर सोर्सेज है रिलायबल इन्फॉर्मेशन की जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं वो हैं एकेडमिक जर्नल्स। अब ये जो जर्नल्स होते हैं बेसिकली रिव्यू किए जाते हैं और एक्सपर्ट्स इसमें जो है वो डेटा को शेयर करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी होते हैं ये। गवर्नमेंट वेबसाइट्स की अगर बात की जाए तो ये भी अथेंटिक होती हैं। बुक्स बाय रेप्यूटेबल अथर्स, अब जो बुक्स होती हैं जो पब्लिश की जाती हैं अथेंटिक और जो है वो रिस्पेक्टेड ऑथर्स की तरफ से या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो बेसिकली वो वेल रिसर्च होती हैं और उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी फैक्ट चेक इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अथेंटिक है, फेक नहीं होती, ठीक है, मिसलीड नहीं करेगी लोगों को। ट्रस्टेड न्यूज़ आउटलेट्स, reputable news organizations like BBC or Reuters follow strict journalist standards and provide verified news. Alright, next question is list down any three tools to create a prototype. प्रोटोटाइप क्या है सबसे पहले हम देखते हैं।
प्रोटोटाइप बेसिकली एक ऐसे प्रोडक्ट का जो पहला वर्जन होता है, जो डिज़ाइन, फंक्शनैलिटी और उसकी जो यूज़ेबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये जो है वो एक मॉडल है या सैम्पल होता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले डिज़ाइन को समझने और उसको एवेल्यूएट करने में मदद करता है। प्रोटोटाइप का डिज़ाइन सिंपल स्केचेस या जो हम कह सकते हैं वायर फ्रेम से लेकर इंटरेक्टिव क्लिकेबल वर्जन्स तक हो सकता है। ये अक्सर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और प्रोटोटाइप बेसिकली एक वर्किंग मॉडल है जो फाइनल प्रोडक्ट में के बारे में फीडबैक लेने में, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में और जो है वो इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए बनाया जाता है। Okay, so here are three tools for to create a prototype. Number one is Figma. Figma बेसिकली एक वेब बेस्ड डिज़ाइन टूल है जो कि इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स को डिज़ाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। देन है Adobe XD। बेसिकली ये जो डिज़ाइन है प्रोटोटाइपिंग टूल बाय Adobe XD, इसमें से आप जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव हाई फिdelity प्रोटोटाइप्स को जो है वो वेबसाइट्स के लिए बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी। InVN, a prototyping tool that allows you to design interactive prototypes, collaborate with teams, and gather feedback on designs in real time. InVN में भी आप जो है वो रियल टाइम फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो तीनों टूल्स हैं बेस्ट हैं प्रोटोटाइप के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 is write a Python program that takes an alphabet as input and prints whether it is vowel or consonant. Alright. सबसे पहले जो है वो हम यूज़र से एक अल्फ़ाबेट इनपुट करते हैं, जैसे कि हमने लिया ये कमेंट से हैं इसमें जो हमारे पास हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू इनपुट इंटर इन अल्फ़ाबेट डॉट लोअर, ठीक है। अब बेसिकली अगर जो डॉट लोअर है इसका यूज़ करके हम इनपुट का लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं ताकि अपर केस या लोअर केस दोनों को हैंडल किया जा सके, ठीक है। वॉल चेक में हमने जो है वो एक बेसिकली एक कंडीशन चेक करती है कि इनपुट अल्फ़ाबेट्स वॉवल्स ए आई और यू में से कोई है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा द अल्फ़ाबेट इज़ वॉवल, ठीक है। एलिफ अल्फ़ाबेट डॉट इज़ अल्फ़ा एंड लेन अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू 1। ओके, अगर अल्फ़ाबेट वॉवल नहीं है तो हम ये चेक करते हैं कि इनपुट एक वैलिड अल्फ़ाबेट है, दैट इज़ डॉट इज़ अल्फ़ा और इसकी जो लेंथ है सिर्फ 1 कैरेक्टर है, ठीक है। लेंथ ऑफ अल्फ़ाबेट इक्वल्स टू 1। अगर ये ट्रू होता है तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा द अल्फ़ाबेट इज़ अ कॉन्सोनेंट, ओके। एल्स एल्स का जो हमारे स्टेटमेंट है बेसिकली अगर तो जो अल्फ़ाबेट है ना ही वो वॉवल है और ना ही वो कॉन्सोनेंट है तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इंटर अ सिंगल अल्फ़ाबेट। यानी कि अगर जो यूज़र है वो 2 से 3 जो है वो अल्फ़ाबेट्स इंटर कर लेता है एक साथ, या फिर अगर वो जो है वो किसी स्पेशल सिंबल को, ब्लैंक को, कोई भी और इस तरह की कोई इनवैलिड कमांड इंटर करता है तो हमारा जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा प्लीज़ इंटर अ सिंगल अल्फ़ाबेट, ओके। Alright, next question is what is the impact of the digital divide on connectivity? What are two strategies? Strategies should be taken to bridge the digital divide? Give any two. Alright, डिजिटल डिवाइड का मतलब है बेसिकली वो फ़र्क है जो उन लोगों के बीच होता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक एक्सेस रखते हैं और जो नहीं रखते, ठीक है। और बेसिकली ये जो डिजिटल डिवाइड है ये कनेक्टिविटी पर असर डालता है क्योंकि जो लोग इंटरनेट तक नहीं रसाई हासिल कर सकते उनको एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर और दूसरी ज़रूरी सर्विसेज तक एक्सेस नहीं मिल पाती उस तरह से जिस तरह से कि एक इंटरनेट यूज़ करने वाले को मिल सकती हैं, ठीक है। इस वजह से वो जो लोग होते हैं वो डिजिटल दुनिया में पीछे रह जाते हैं, सही है। और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, वो हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, यानी कि जो गवर्नमेंट और कंपनीज़ हैं वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उनको, ठीक है। ख़ास तौर पर गाँव और अनडेवलप्ड एरियाज़ में, ठीक है, ताकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो हाई स्पीड इंटरनेट को फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। देन है अफोर्डेबल एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको सस्ता बनाने और डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से लोग इंटरनेट को अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ, ठीक है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजन?
इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। ओके, कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच एक कनेक्शन या रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एक दूसरे को काज कर रही होती है, यानी कि एक दूसरे का सबब बन रही होती हैं ये चीज़ें। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें आइसक्रीम की सेल्स और स्विमिंग करने वाले लोगों के नंबर के बीच में, जो नंबर है उसके बीच में कोरिलेशन हो सकती है क्या? ये इसका मतलब नहीं है कि आइसक्रीम खाने से स्विमिंग होती है, ये तो कोई रिलेशन नहीं है ना इसका। दोनों चीज़ें अक्सर गर्मी के मौसम में होती हैं, यानी कि गर्मियों में इंसान जो है वो स्विमिंग भी करता है, वो आइसक्रीम भी खाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम खाने की वजह से इंसान को जो है वो कोई स्विमिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कॉजन ऑन द अदर हैंड मीन्स दैट वन इवेंट डायरेक्टली काजेज अनदर। अब इसमें यह है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डायरेक्टली कॉज करती है, उसका सबब बनती है। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कैंसर होने का रिस्क बढ़ाता है, ठीक है। यानी अगर हम इन शॉर्ट देखें तो कोरिलेशन एक पैटर्न या कनेक्शन दिखाता है, जबकि कॉजन एक काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। ये याद रखना ज़रूरी है बेसिकली कि अगर दो चीज़ें को रिलेटेड हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे को कॉज कर रही हैं, ठीक है, यानी सबब बन रही हैं एक दूसरे का। Alright, question number 13 is write a Python function find max that takes two numbers as input and returns the maximum number. Alright, इसको अब हम देखते हैं। हैश फंक्शंस टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। हैश बेसिकली एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली num1 जो हमारे पास वेरिएबल है num1 और num2 को पैरामीटर्स को बेसिकली पैरामीटर्स में लेता है, ठीक है। फिर इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो ये चेक करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर num1 बड़ा है तो num1 को रिटर्न करता है, और अगर num2 बड़ा है तो num2 को रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनपुट की, ठीक है। इनपुट किस तरह से लिया जाता है। प्रोग्राम यूज़र से दो नंबर्स को इनपुट लेता है, ठीक है। नंबर 1 इक्वल्स टू फ्लॉट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर। फ्लॉट का यूज़ किया गया है ताकि यूज़र डेसिमल नंबर्स भी इंटर कर सके, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो आउटपुट आता है मैक्स नंबर इक्वल्स टू फाइंड मैक्स नंबर 1 कोमा नंबर 2 प्रिंट द मैक्सिमम नंबर इज़ मैक्स नंबर। ओके, फाइंड मैक्स फंक्शन को कॉल किया जाता है जो दोनों नंबर्स को कंपेयर करता है, और बेसिकली जो बड़ा नंबर है उसको ये जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करता है, फिर वो मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करता है, ठीक है। इसके अगर हम आउटपुट की एग्जांपल देखें तो बेसिकली अगर तो फर्स्ट नंबर जो है वो यूज़र ने एंटर किया 5 और जो सेकंड नंबर है वो यूज़र ने एंटर किया 3, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी 5, बिकॉज 5 इज़ द मैक्सिमम नंबर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक्स क्या है। पैरामीटर बेसिकली ये एक वैल्यू है जो कि पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है, और स्टैटिस्टिक ये एक वैल्यू है जो एक सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करती है, जो पॉपुलेशन का बेसिकली छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। ऑलराइट, यानी कि सैम्पल से लिया जाता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट है वो है द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर इंटायर स्कूल। ये पैरामीटर है। ये पैरामीटर इसलिए है क्योंकि ये आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट बता रहा है, ठीक है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। नंबर बी इज़ द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये स्टैटिस्टिक है क्योंकि ये आपकी क्लास के, जो हमारी क्लास है उसके स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट बता रही है, ठीक है, जो एक सैम्पल है। सी द एवरेज score in a mathematics test for students in your class at your college। ये स्टैटिस्टिक है क्योंकि ये कॉलेज की क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर बता रही है, जो कि एक सैम्पल है, ठीक है। स्पेसिफिक कॉलेज, सब कॉलेजेस की बात नहीं हो रही यहाँ। डी इज़ द एवरेज स्कोर इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन योर सिटी। ये पैरामीटर है क्योंकि ये जो है वो सिटी के सारे स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर बता रही है, जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। देन ई इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एजेस ऑफ 50 एम्प्लॉयज़ रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द कॉरपोरेशन। बेसिकली ये स्टैटिस्टिक है क्योंकि ये एक रेंडमली सेलेक्टेड 50 एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन बता रही है, जो कि एक सैम्पल है।
F is the standard deviation of the ages of all employees in a large corporation. और ये जो है वो एक पैरामीटर है क्योंकि ये सारे एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन बता रही है जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. Alright, so that was all about extensive response question answers of model paper. And if you like this video, then do not forget to share, like, and subscribe. Or if you have any suggestions or any queries, then you can do let me know in comments. Okay. Allah Hafiz.